हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर या उत्तरवर्ती मुगल काल, जो आधुनिक भारत का एक पार्ट है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल वंश में हमने पढ़ा था कि बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। प्रारंभिक मुगल शासकों द्वारा इसे समृद्ध बनाया जाता है और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर दी जाती है। ऐसे में मुगलों का जब यह इतिहास चलता है तो प्रारंभिक शासक जो आते हैं वह काफी शक्तिशाली रहते हैं और काफी हद तक उनका साम्राज्य विस्तृत चलता रहता है। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मुगलों के वंशज आते हैं वह उतने शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं और ना ही साम्राज्य को आगे ले जा पाते हैं। तो औरंगजेब के बाद के शासकों का जो हम अध्ययन करते हैं इसे ही हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रारंभिक मुगल शासकों पर जिन्होंने मुगल वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपको याद होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की 1526 ईस्वी में स्थापना कर दी थी। उसके बाद शासक बनते हैं हुमायूं, जिनका शासनकाल दो भागों में विभाजित है। पहला 1530 से 1540, दूसरा 1555 से 1556। 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना करते हैं। सूरवंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहता है। हुमायूं के बाद अगले शासक बनते हैं अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर के बाद अगले शासक आते हैं जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां अगले शासक बनते हैं और 1627 से 1658 तक शासन करते हैं। अगले शासक बनते हैं औरंगजेब, जो पूर्ववर्ती मुगल काल के आखिरी शासक होते हैं, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके वंशज आते हैं उसी को हम उत्तरवर्ती या उत्तर मुगल काल कहते हैं, जो 1707 से शुरू होता है और 1857 तक 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर भाग लेता है और पराजय का उसको सामना करना पड़ता है तो अंग्रेजों द्वारा उसे रंगून भेज दिया जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी 1707 से 1857 के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। पहले हम उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में क्रम से जान लेते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जहांदार शाह आते हैं, जिनका शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा, मात्र एक साल। उसके बाद फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक शासन करते हैं। मोहम्मद शाह आते हैं अगले शासक 1719 से 1748 ईस्वी तक, जिनको रंगीला शासक के नाम से भी जाना जाता है। अहमद शाह अगले शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है और अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक शासन करते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आते हैं, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा और सबसे लास्ट आखिरी शासक है बहादुर शाह द्वितीय
1837 से 1857 ईस्वी तक। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो बता देता हूं। उत्तर मुगल काल के सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे, और अंत में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले उत्तर मुगल काल के पहले शासक बहादुर शाह प्रथम को पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो सबसे पहले उत्तर मुगल काल के पहले शासक बहादुर शाह प्रथम को पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब के 3 पुत्र थे जिनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उनका नाम क्या था? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। 3 पुत्र थे। इन तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें उत्तराधिकार के पहले युद्ध में आगरा के पास जाजऊ युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम आजम को पराजित कर देता है। और उत्तराधिकार के द्वितीय युद्ध में जो दक्षिण भारत में बीजापुर युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम कामबख्श को पराजित कर देता है और शासक कौन बन जाता है? मुअज्जम। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई थी। 1707 ईस्वी में इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया था। मैंने औरंगजेब वाली वीडियो में आपको बताया था कि औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र शाहू को कैद कर लिया था। तो जैसे ही बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है तो 1707 ईस्वी में वो शाहू को मुगल कैद से आजाद कर देता है। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एवं उन्हें एक उच्च मनसब प्रदान कर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है, इतिहासकार खफी खान ने इसे शाह ए बेखबर, जो देखो ऑप्शनों में 2 तरीके से ये नाम आ सकता है, तो मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है, शाह ए बेखबर ऐसे भी और शाह बेखबर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, की उपाधि दी। तथा सर सिडनी ओवन ने भी लिखा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से, शाह बेखबर की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई थी? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पॉइंट आते हैं मैं केवल वही आपको हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, तो वही आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहां बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद जहांदार शाह अगले शासक आते हैं, जिनका 1712 से 1713 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्रों कौन कौन? जहांदार शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह और जहान शाह में से जहांदार शाह ईरानी गुट के एक नेता थे, जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बनता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, जुल्फिकार खां, क्योंकि पूछा जाता है कि जहांदार शाह
किसके सहयोग से शासक बने थे? तो ये ईरानी गुट के नेता थे जुल्फिकार खां, इनके सहयोग से शासक बनते हैं। शासक बनते ही जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान को वजीर के पद प्रदान कर दिया था और वजीर बनने के बाद वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां ही चलाने लगते हैं। जहांदार शाह एक गलत प्रवृत्ति इजारा व्यवस्था जिसे बोला जाता है, ये इजारा व्यवस्था क्या थी? ये था भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिया जाना। भू राजस्व की वसूली ठेके पर दी जाती थी, उसको इजारा व्यवस्था बोलते थे। उसको बढ़ावा इसने दिया था जहांदार शाह ने, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो जहांदार शाह लाल कुंवर, जिसे इम्तियाज महल के नाम से भी जाना जाता है, तो लाल कुंवर नामक एक वेश्या से प्रेम करता था। शासन के प्रति उदासीन, लापरवाह, कमजोर एवं विलासी व्यक्ति का होने के कारण लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये कुछ इमेज हैं जिसमें ये भी कहा जाता था कि जहांदार शाह ने लाल किले को नृत्यांगनाओं का अड्डा बना दिया था। ठीक है ना। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी और सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। आपको औरंगजेब वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एवं उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। किसको? सवाई जयसिंह को जहांदार शाह ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी एवं उन्हें गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया जहांदार शाह द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि अजीत सिंह को कहां का गवर्नर नियुक्त किया था, जो ये मैं जिसको हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की पदवी दी थी और उन्हें गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया था जहांदार शाह द्वारा। अगले पॉइंट की बात करें तो जहांदार शाह ने मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपने समकालीन साहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया था। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखशियर के साथ मिलकर जहांदार शाह की हत्या कर देते हैं और अगला शासक बनता है फर्रुखशियर। ठीक है, ये सैयद बंधुओं की एंट्री होती है मुगल काल में, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो सैयद बंधु जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां दोनों भाई थे, दोनों भाइयों के साथ फर्रुखशियर मिलकर के जहांदार शाह की हत्या कर देता है और अगला शासक खुद बन बैठता है। अच्छा, इसमें राजा जयसिंह का नाम आया था, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो उनसे संबंधित 2 पॉइंट हैं, वो मैंने लिए हैं इसी स्लाइड में, बता देता हूं। आमेर के शासक जयसिंह ने ही 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। पॉइंट नोट करना, इसको इंपॉर्टेंट है। 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी और इस शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्याधर भट्टाचार्य था। वर्ष 1876 ईस्वी में सवाई राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत हेतु इस शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, तभी से इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसने? सवाई राम सिंह ने। किसके स्वागत में? प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, तभी से इसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? जयपुर को। समझ में आ गए होंगे। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं तीनों। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना जयसिंह ने की थी, राजा जयसिंह ने, और उसके वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। किसके? जयपुर शहर के। और वर्ष 1876 में
सवाई राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, जयसिंह ने आधुनिक खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो भारत में 5 स्थान कहाँ, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा व उज्जैन में स्थित है। इसने किसने, जयसिंह ने, राजा जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। अगले शासक आते हैं फर्रुखशियर। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां के साथ मिलकर बादशाह की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। अपने चाचा की हत्या कर दी थी, किसके साथ, सैयद बंधुओं के साथ मिल करके फर्रुखशियर ने। फिर क्या होता है, अगले पॉइंट की बात करें, सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को राजा बनाने वाले मेकर्स के नाम से विख्यात थे। कौन कौन, सैयद बंधु, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किंग्स मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को। कौन कौन है, दोनों भाई हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। राजा बनाने वाले मतलब किंग्स मेकर के नाम से विख्यात थे। हुसैन अली खां को मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया था, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से फर्रुखशियर शासक बने थे, तो दोनों को पद दे दिए थे। वजीर का पद दिया था अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया था। फर्रुखशियर द्वारा राजगद्दी पर बैठते ही जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। इसी के समय में ही 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। ये एक सिख, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख सरदार थे जिनको बंदा बहादुर, जिनको दिल्ली में फांसी दे दी गई थी इन्हीं के शासनकाल में, फर्रुखशियर के। पूछा जाता है, फर्रुखशियर एक असाध्य रोग से पीड़ित थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये नाम है ना विलियम हैमिल्टन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फर्रुखशियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था और वो सही हो गए थे। विलियम हैमिल्टन, ये नाम याद रखना आपको। अगले पॉइंट की बात करें, इसने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान द्वारा व्यापार में बहुत सी रियायतें दी, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार आर्म्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महाधिकार पत्र, कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 रुपए प्रतिवर्ष की कीमत के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी थी। सैयद बंधुओं ने 1719 में बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर उसकी हत्या करवा दी थी। सैयद बंधुओं से किससे, बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में संधि कर ली और मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया और उसकी हत्या करवा दी। फर्रुखशियर को गणित कायर तथा गीदड़ शायर की उपमा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गणित कायर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है, फर्रुखशियर को। और गीदड़ शायर की उपमा दी गई है। इसके बाद सैयद बंधु रफी उद दरजात को फरवरी 1719 में शासक बनाते हैं, लेकिन फेफड़ों में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है जून 1719 में ही, मतलब केवल 2-3 महीने ही, फरवरी से जून तक 3-4 महीने ये शासन कर पाता है। उसके बाद इसके भाई रफी उद दौला को ये बादशाह बनाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु भी बीमारी के कारण 1719 में ही हो जाती है। उसके बाद सैयद बंधु शासक बनाते हैं मोहम्मद शाह को, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है।
मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है कि उसे पता था ये सैयद बंधु जिसे शासक बनाते हैं बाद में उसको ही मार देते हैं, मतलब उसकी किताब क्लोज कर देते हैं, फाइल क्लोज कर देते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने क्या किया कि सैयद बंधुओं की फाइल क्लोज करवा दी पहले। तो उसने क्या किया था कि एक था चिनकिलिच खां जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। उसके हाथों सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी 1722 में। तो मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। यदि पूछा जाता है एग्जाम में तो उसका मूल नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह की शासन के प्रति उदासीनता और मदरा एवं सुंदरियों के प्रति रुचि होने के कारण लोग उसे रंगीला कहा कहा करते थे। रंगीला बादशाह, यहाँ बादशाह आ जाएगा, रंगीला बादशाह बोलते थे, है ना, बादशाह बोला जाता था। इसी के शासन काल में चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क के नाम से जिनको जाना जाता है ने 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। इसी ने करवाई थी, इसी के थ्रू, है ना, इसी के हाथों। मुगलों के इतिहास में संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हुआ था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद शाह के ही समय में अनेक स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी। मैंने आपको बताया था ऐसे कोई मतलब शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो अलग अलग जो सूबेदार थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और बंगाल का खुद नवाब बन गया था। हैदराबाद में चिनकलीज खां जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है वो शासक बन गए थे। और भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह मतलब खुद शासक बन गए थे भरतपुर के। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां और अवध के सआदत खां बुरहान उल मुल्क के नाम से जिनको जाना जाता है। जयपुर में राजा जयसिंह और मैसूर में हैदर अली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखने कि जयपुर के राजा जयसिंह थे, अवध के सआदत खां थे, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां थे और भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह, हैदराबाद के चिनकिलीज खां और बंगाल के मुर्शीद कुली खां, मैसूर के हैदर अली। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये पूछा जाता है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था या भारत पर आक्रमण किया था, पूछा जाता है। और आपको 1739 ईस्वी ये जो वर्ष है ये भी आपको याद रखना। 24 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हो जाती है। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण, निजाम उल मुल्क कौन थे? हैदराबाद के नवाब थे, है ना, मैंने बताया था ना, हैदराबाद के थे। तो मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हो जाता है। नादिर शाह के बारे में 2 पॉइंट हैं वो बताता हूं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था, बाद में चलकर वह फारस का शासक बनता है। 1736 में शासक बनने के बाद भारत पर आक्रमण करता है और उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका। पूछा जाता है कितनों दिनों तक रुका था नादिर शाह दिल्ली में? 57 दिनों तक रुका। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताऊस जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और कोहिनूर हीरा 30 करोड़ रुपए नगद, कहीं 30 करोड़ लिखा मिलता है, कहीं 70 करोड़ बोलते हैं ना, तो 30 करोड़ रुपए नगद एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की चित्रित फारसी पांडुलिपि आज वापस जाते समय अपने साथ फारस ले गया था। ठीक है, जो फारस है वो इस समय ईरान है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि फारस का रहने वाला था, ईरान का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या लेके गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा क्या क्या लेके गया था? तख्त-ए-ताऊस, शाहजहां वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। दोस्तों यदि आपने
बाबर से लेकर औरंगजेब तक आपको पता नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल डीपली कोई भी वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं बन सकता है एग्जाम में, डीपली डिस्कस किया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? शाहजहां। और अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही पहली बार भारत पर आक्रमण किया। ये पॉइंट गलत है, ठीक है, इसे आपको याद नहीं रखना, ये गलत पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करें, भारत से वापस जाने से पूर्व अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नाजिब-उद-दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। ठीक है, अगला शासक बनता है अहमद शाह, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। ये दोनों पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए, ये मैंने आपको बता दिया। ये दोनों पॉइंट किसी बुक में कुछ लिखा हुआ, किसी में कुछ, इसलिए मैं इनको नजरअंदाज करता हूँ। तो उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 में शासक बनता है। एक्चुअल में 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह मुगल बादशाह बना। इसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। पूछ लिया था एग्जाम में कि उसने अपना वजीर किसे बनाया था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का अगला शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है और भारत पर पहला आक्रमण अहमद शाह के समय पर ही 1748 ईस्वी में करता है। ये पॉइंट सही है, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रे दुरानी की उपाधि धारण की थी। पूछ लिया जाता है अहमद शाह अब्दाली को कौन सी उपाधि धारण की थी उसने? तो दुर्रे दुरानी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है, इसका शासनकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए जाना जाता है। अपने कुल 7 आक्रमणों से अब्दाली ने सर्वाधिक आक्रमण इसी के शासनकाल में किए थे। पूछ लिया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने सबसे ज्यादा आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में किए थे? अहमद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, अहमद शाह के कार्यकाल में राजमाता ऊधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक रहता है। तो 2 जून 1754 ईस्वी को मराठों की सहायता से अहमद शाह को अपदस्थ कर, मतलब पद से हटाकर, वजीर इमाम उल मुल्क ने अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। किसकी सहायता से बनाए? जो वजीर था इमाम उल मुल्क, उसकी के सहयोग से अजीजुद्दीन इसका पहला नाम था और आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ यह मुगल बादशाह बना था। आलमगीर द्वितीय के समय पर ही प्लासी का युद्ध होता है, जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। किसकी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे प्लासी के युद्ध में। 1758 ईस्वी में इमाम उल मुल्क ने जिस वजीर ने इसको शासक बनाया था आलमगीर द्वितीय को, उसी ने इसकी हत्या कर दी और कामबख्श, जो औरंगजेब का पुत्र था, कामबख्श का पौत्र होता है शाहजहां तृतीय, उसको मुगल सिंहासन पर बैठा दिया। तो ये दिल्ली में शाहजहां तृतीय मुगल शासक बन गया। किसके द्वारा? इमाम उल मुल्क की सहायता से।
लेकिन क्या होता है, शाह आलम द्वितीय था, वो उस समय पर बिहार में खुद को शासक घोषित कर देता है। तो क्या होता है, शाह आलम द्वितीय जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है, जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तब शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है और वह वहीं स्वयं को राजा घोषित कर देता है। परंतु इस समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय शासन कर रहा होता है, दोनों में युद्ध होता है और शाह आलम द्वितीय की जीत हो जाती है और वो खुद राजा बन जाता है। इसका मूल नाम किसका, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था, अली गौहर। और इसके शासन काल में ही वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ। इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड, देखो वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास की लड़ाई भारत में हुई थी ब्रिटिश सेना और फ्रांस की सेना के बीच में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था पूछ लिया जाता है, सर आयरे कोटे ने किया था और फ्रांसीसी सेना की कमान कॉम्टे डी लैली ने संभाली थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, तीनों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। 1765 में कंपनी की जीत और शाह आलम द्वितीय के आत्मसमर्पण के साथ ये लड़ाई समाप्त हुई थी, बक्सर का युद्ध। ठीक है, उसी को हम आगे करते हैं। युद्ध में पराजित होने के बाद कौन, शाह आलम द्वितीय। युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी के फलस्वरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ता है। किसको, शाह आलम द्वितीय को। फिर क्या होता है, 1772 ईस्वी में मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट याद रखना है। 1803 ईस्वी में इसी के शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता। कब हुआ था दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, 1803 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल। रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया तथा 1806 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। अगले शासक बनते हैं अकबर द्वितीय, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, वो था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी, वो थे अकबर द्वितीय। इसी के पेंशन के सिलसिले में राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं, जहां 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि कहां पर है, इंग्लैंड, ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई है राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की कहां है समाधि, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। बहादुर शाह द्वितीय लास्ट शासक, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसकी मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। यह अपने उपनाम जफर के नाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए
इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यहां पर उसका समाधि बनी हुई है। कई बार क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन कि उनको कहां भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। रंगून भेज दिया गया था, म्यांमार में है ना रंगून। और ये भी क्वेश्चन पूछा है उनकी समाधि कहां बनी हुई है, रंगून में। इब्राहिम जौंक और असदुल्ला खां गालिब बहादुर शाह की कविता के कौन थे? शिक्षक थे। दोनों का नाम याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। और हसन अनवरी आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी नाम याद रखना है आपको। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियर बादशाह बना, अतः सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको जो ईयर है याद नहीं रहते, इसलिए आपको याद रखना है कि 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक सैयद बंधुओं का क्या चला था? सिक्का चला था। वो जिसको चाहते थे उसी को राजा बना देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? तो किस किस के? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आलमगीर द्वितीय की। ये गलत लग गया, आलमगीर द्वितीय है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मैंने बताया था ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? अहमद शाह के समय में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था? किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया है? किसको कहा गया? फर्रुखशियर को। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? किसका था? जहांदार शाह का जुल्फिकार खां वजीर था। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बनता है कि इसने अपना वजीर किसको बनाया था? तो जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया था जहांदार शाह ने। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है? क्या था? मुअज्जम। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। बी ऑप्शन सही है। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।